नेक्स्ट है चैप्टर 3 वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। निम्न दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। पहला, अगर साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर लें, नए साझेदार का प्रवेश हो, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण हो, कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए या दो साझेदारी फर्मों का मिलना यानी कि एकीकरण, तो इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? जब कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है या साझेदारों का अनुपात बदल जाता है, तो कई बार किसी साझेदार को किसी साझेदार के हिस्से में कुछ त्याग करने पड़ते हैं। इसके हिस्से के अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लाभ प्राप्ति अनुपात। एक साझेदार अगर त्याग करता है तो दूसरा उसे प्राप्त करता है। एक का हिस्सा दूसरे के उसमें, जैसे मान लो मेरा हिस्सा पहले आधा था, अब 1/3 हो गया, तो इस तरह से हिस्सा बदलने से पहले अनुपात अलग था, अब अनुपात अलग हो गया, तो कोई उसको त्याग करता है, कोई उसे प्राप्त करता है। प्राप्त करने वाला गेनिंग कहलाएगा और त्याग करने वाला सैक्रिफाइजर कहलाएगा। तो गेनिंग रेशो क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जब कोई साझेदार अपना हिस्सा छोड़ देता है तो बाकी साझेदारों का हिस्सा बढ़ जाता है। तो इस तरह से अनुपात जो निकाला जाता है उसे गेनिंग रेशो कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन ये आता है हमें, कैसे हम सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे। ए और बी एक फर्म में साझेदार थे। वे लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 में से वे लाभ हानि समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्ति या गेन का हिस्सा ज्ञात करें। अब ये देखिए, जो पहले वाला रेशो था ओल्ड रेशो था, और जो अब वो सहमत हुए हैं बराबर बराबर, ये न्यू रेशो है। जब आपको सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मोस्टली ये वाला यूज होता है। इसमें सैक्रिफाइसिंग में ये याद रखना, ओल्ड पहले न्यू बाद में, और गेनिंग में न्यू पहले और ओल्ड बाद में। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर दोनों से सेम आ सकता है। देखिए कैसे, अगर हमारा इस डिफरेंस, जैसे ये माइनस करना है इसमें, अगर तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स वो सैक्रिफाइस है, और अगर आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स वो उल्टा, सैक्रिफाइस का उल्टा गेन होता है, वो गेन है। इसी तरह से अगर मान लो हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो अगर आंसर प्लस में आता है तो वो गेन है, और अगर आंसर माइनस में आता है तो सैक्रिफाइस है। ठीक है, अब हम जैसे करके देखेंगे। देखिए, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देखिए, सैक्रिफाइस और गेन निकालने के लिए पहले ए का निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशो क्या है? 2/3, 2 + 1 ऐसे करके 2/3, और इसका क्या है? 1/2। एलसीएम लिया, 3 दूनी 6, नीचे वाले से भाग करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। 6 को 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 तिया 6, तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। तो ये इन दोनों का आंसर जो है प्लस में आएगा, क्योंकि बड़ा पहले है और छोटा बाद में। तो प्लस में है तो ये सैक्रिफाइस कहलाएगा, और अगर ये माइनस में आ जाएगा, जैसे कि इसमें माइनस में आया, तो यहाँ माइनस नहीं लगाना आपने, उसकी जगह क्या लिखना, उसका उल्टा गेन। तो फॉर्मूला आप ओल्ड माइनस न्यू यूज़ करेंगे, और जो आंसर आपका अगर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस, और माइनस में आता है तो गेन। तो इसका मतलब ए 1/6 शेयर सैक्रिफाइस करेगा और बी जो है 1/6 शेयर गेन करेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ABC 3:2:1। न्यू रेशो 2:2:1। सैक्रिफाइस और गेन, ए का 3, 2, 5 और 1 6, 3/6 माइनस 2/5। तो इस तरह से 6 × 5 = 30 और 6
पंजे 30 तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, 15 और 5 छिक 30 तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, 15 में से 12 गया, 3 प्लस का आया तो सेक्रीफाइस। इसी तरह यहाँ करेंगे 30 और 6, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब ये माइनस में आ गया तो इट मीन्स गेन हो गया। माइनस का मतलब उल्टा कर लिखना है आपने गेन, और प्लस का मतलब वही का वही। इसी तरह से ये 30 और 5 माइनस 6 1/30 गेन। आप हमेशा ये याद रखना जितना सेक्रीफाइस होएगा उतना ही गेन होगा। अगर ये अलग अलग आ रहा है तो इट मीन्स गलत है। देखिए 3/30 हिस्सा सेक्रीफाइस हुआ और 3/30 ही गेन हुआ, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो हम पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल ख्याति किसी फर्म द्वारा अर्जित की हुई प्रसिद्धि है। जो हमारी प्रसिद्धि होती है वो ख्याति कहलाती है। लॉर्ड लिंडे के अनुसार ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ये एक अदृश्य संपत्ति है क्योंकि किसी की प्रसिद्धि जो है दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस की जाती है, लेकिन गुडविल से हम लाभ कमाते हैं। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आपका बिजनेस मतलब लाभ बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी गुडविल बढ़ती रहेगी, अदरवाइज कभी कम भी होती जाती है। ख्याति उसी समय मूल्यवान होती है जब इसे बेचा जाता है, वरना इसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसी समय हम इसको मतलब देखते हैं, इसका मूल्य देखते हैं। ये मूल्यवान संपत्ति है, इसे एसेट साइड में शो किया जाता है और फिक्स्ड एसेट में दिखाया जाता है। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला, व्यवसाय का सुविधाजनक स्थान। यदि व्यवसाय किसी फेमस जगह पर है तो उसकी ख्याति अधिक होगी। मान लो आपके जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कोई भी फेमस जगह है, वहाँ जो भी बिजनेस होंगे तो उनकी ख्याति ज़्यादा होगी, वहाँ ज़्यादा कस्टमर जाएंगे। प्रबंध की कुशलता। यदि व्यवसाय का संचालन योग्य और अनुभवी प्रबंधकों के हाथ में है तो व्यवसाय के लाभ निरंतर बढ़ते जाएंगे। व्यवसाय की अवधि। नए व्यवसाय की अपेक्षा पुराने व्यवसाय की ख्याति अधिक होती है, क्योंकि पुराना होता है, लोग उसे जानते हैं। अगर किसी व्यवसाय के पास लाइसेंस है तो उसकी ख्याति अधिक होती है, क्योंकि ग्राहकों का विश्वास उसमें बना रहता है। यदि वस्तुएं दैनिक प्रयोग की हैं तो उनकी ख्याति अधिक होगी। फैशनेबल वस्तु की ख्याति अपेक्षाकृत कम होगी। जोखिम की मात्रा। अगर जोखिम ज़्यादा है तो ख्याति की मात्रा अधिक होगी, और कम है तो ख्याति की मात्रा कम होगी। आपको याद करना है। इसके बाद है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। ख्याति के मूल्यांकन की ज़रूरत कब कब पड़ती है? जब नया साझेदार प्रवेश करता है, जब साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात बदल जाता है, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जब फर्म बेची जाती है, या जब फर्म किसी अन्य फर्म के साथ मिल जाती है।